आपका स्वागत है डे 33 आपके क्रैश कोर्स ऑन यूपीपीसीएस का 33वां दिन आज स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है। ये टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी चालू करेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करेंगे। ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके आपके एग्जाम का, तो उसका हम लोगों ने शुभारंभ आज से करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। देखिए 28 स्टेट्स हैं और आपके कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, ये तो हम लोग को मालूम है। इसके अलावा अगर एरिया की बात करें, इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन हम लोग को याद रखना है। उसके बाद ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपका इंडिया में ही है, ये है। ठीक है, और अगर रैंक हम लोग साइज में इंडिया का रैंक करें तो इंडिया का रैंक आता है सेवेंथ रैंक आपका इंडिया का है। तो टॉप 7 कंट्रीज भी हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। देखिए रशिया है, रशिया के बाद आपका कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए, आपके 4th पोजीशन पे आता है चाइना। ठीक है, 5th पोजीशन पे आपका ब्राजील आ जाता है। ठीक है, 5th पोजीशन में ब्राजील के बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें पोजीशन में हमारा आ जाता है इंडिया। तो ये आपके टॉप 7 कंट्रीज है बाई एरिया। चर्चा करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन क्या होता है? देखिए ये सारा कोस्ट है जो कोस्ट से लगा हुआ हमारा। ठीक है, दिस इज द होल कोस्ट लाइन। तो पूरे कोस्ट लाइन को अगर किलोमीटर में आप बताएं तो टोटल कितने किलोमीटर आएंगे? तो टोटल कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर। ये आपका टोटल कोस्ट लाइन है। अच्छा, अब लैंड बॉर्डर की बात कर लें। जो दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है इसको कहेंगे लैंड बॉर्डर। तो लैंड बॉर्डर आप पहले गेस करिए कि आपका ज्यादा होगा सी बॉर्डर से कि कम होगा। देखिए 100% ज्यादा होगा। देखिए ये सब घुमाव और मोड़, और देखिए बांग्लादेश वाला एरिया कितना, देखिए बड़ा हमारा लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। ये सब बॉर्डर अगर टोटल ऐड करेंगे हम लोग लैंड बॉर्डर, तो ये आपका इससे ज्यादा आएगा और लगभग लगभग इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 15,106 किलोमीटर है। 15,106.7 है ये, इसको छोड़ दीजिए। 15,106 आपका किलोमीटर आपका लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर। और 7,516 है आपका कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन आपका इतना है। ठीक है, अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए नॉर्थ में यहाँ पे इस समय यहाँ पे लद्दाख का एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में हमारा है गूहर मोती, गूहर मोती। और ईस्ट में बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है किबिथु, किबिथु। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये ऑब्वियसली गुजरात में है, ये आपका लद्दाख में है। साउथ की अगर बात करें, ये तो मेनलैंड का साउथ है। ये तो आपका केप कॉमोरिन हो गया या कन्याकुमारी हो गया। लेकिन कन्याकुमारी नहीं, सबसे साउथ मोस्ट होगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये सबसे सदर्न मोस्ट होगा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है और इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये पिगमेलियन पॉइंट आपका सबसे सदर्न मोस्ट है, लेकिन 2000 के सुनामी में, 2000 की सुनामी में ये पॉइंट आपका डूब चुका है। ठीक है, अच्छा अब मेनलैंड की बात करते हैं। मेनलैंड जो आपका डिस्टेंस है वेस्ट से ईस्ट तक, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दें तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर होती है। और ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लोग मेन लैंड जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको अगर से कनेक्ट करें तो ये टोटल आपका डिस्टेंस कितना होता है? 3214। दिस इज 3214 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा पूरे इंडिया को कितने जोन्स में बांटा गया है? तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जोन्स है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, आपका ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन। ये 6 जोन्स में आपके डिवाइडेड है इंडिया इन 6 जोन। डिग्री की बात करें तो यहां देखिए आपका दिस इज 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इससे लगभग लगभग 30 जोड़ लीजिए तो ये 08, 0 में से 3 जोड़िए, कितना हो गया? 3। और 8 में से 1 कम कर दिए, कितना हो गया? 7। तो 37 पॉइंट, ये 4 है, 2 जोड़ दीजिए, 6 हो गया। 37.6 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब यहां वेस्ट वाला देख लीजिए। वेस्ट में आपका दिस इज 68.7, 68.7 वही सेम डिग्री आपका ईस्ट है ये। ठीक है, 67.8 डिग्री ईस्ट। अच्छा 6 में 3 जोड़िए तो कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 9 आ गया। 8 में से 1 घटाइए, 3 जोड़ना है 1 घटाना है। यहाँ भी वही किया, 3 जोड़ा 1 घटाया। यहाँ भी मैंने 3 जोड़ा 1 घटाया तो कितना हो गया? 97
97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोनों को अगर आप देखेंगे तो करीबन 30 से थोड़ा सा कम, मतलब 29 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट में। और सिमिलरली यहाँ से 8 से 37 करिए तो ये भी लगभग लगभग 30 डिग्री का आपका फर्क आता है, आपका नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो 30 डिग्री आपका इस केस में आपका वेस्ट टू ईस्ट में लॉन्गिट्यूड, और 30 डिग्री लैटिट्यूड में आपका फर्क आता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आई होप आपको पता ही होगा, इतने ज्यादा बेसिक में हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चलो देख लेंगे अगली बार, अगले स्लाइड्स में देख लेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 30 डिग्री आपका लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड का फर्क है वेस्ट से ईस्ट, और 30 डिग्री आपका नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूड का फर्क है। ठीक है, तो ये आपका पूरा करीबन करीबन, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की वेस्ट से ईस्ट, तो ये तो टाइम डिफाइन करता है, तो करीबन करीबन 2 घंटे का फर्क है आपका। यहां से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में टाइम का फर्क कितना है, करीबन करीबन 2 घंटे के आसपास का। ठीक है, अभी टाइम वाला सिचुएशन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा ये। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आइलैंड की। आइलैंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ आप मैप में नहीं देख पा रहे हैं आइलैंड, लेकिन ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडमान निकोबार शायद पूरा नहीं है, लेकिन जो भी है तो ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है ये। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं याद करने के हिसाब से यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में यहाँ कहीं बना लेता हूँ, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड, तो कुछ इस तरीके से तो बन रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट नीचे एक लाइन जाती है, जिसके जस्ट नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है उसका? मिनिकॉय। ये आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा मिनिकॉय के नीचे भी एक लाइन जाती है, उस लाइन के नीचे आपका मालदीव्स है। ये आपका मालदीव्स हो गया, मालदीव्स आइलैंड। अच्छा ये जो लाइंस हैं इनके नाम हम लोग को पता होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज 9 डिग्री चैनल, दिस इज कॉल्ड एज 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल हमने देखा। अच्छा अब ये बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक तो अंडमान है, एक आपका निकोबार है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार भी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्थ अंडमान, एक आपका मिडिल अंडमान, एक आपका हो गया साउथ अंडमान। ठीक है, फिर एक लाइन पास करता है, ठीक है, जिसका नाम है डंकन लाइन, जिसका नाम है डंकन लाइन। ठीक है, डंकन लाइन पास कर गया। डंकन लाइन के बाद आपका आता है लिटिल अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके बाद डंकन लाइन के बाद फिर आपका आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के नीचे आपका निकोबार आइलैंड है। निकोबार में आइलैंड है आपका ये कार निकोबार आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड। उसके बाद ये निकोबार आइलैंड छोटे मोटे हैं। फिर एक बड़ा आइलैंड आपका है दैट इज ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार। तो ये आपका पूरा स्टोरी है ऑफ अबाउट आइलैंड। तो ये सब याद रहेगा, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, डंकन लाइन और आपका 10 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पे हम लोग 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री के ऊपर है। यहाँ देखिए, तो ये देखिए 8.4 समथिंग है, तो ये 8 डिग्री चैनल कहीं ना कहीं यहाँ से जाता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल यहाँ से जाता है, और 9 डिग्री चैनल इसके ऊपर है, यहाँ से कहीं जाता है ना। ये आपका 9 डिग्री चैनल यहाँ पे है, सॉरी ये 10 डिग्री चैनल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा पास हो गया है, एक मिनट दोबारा देखते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल कहीं आपका इसके नीचे होगा ना, तो देखिए ये यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो उसके बाद 9 डिग्री चैनल कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा, 10 डिग्री चैनल आपको देखो यहाँ मिल रहा है, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये 8 डिग्री है भाई। 8.4 तो हमारा ये आपका कन्याकुमारी है, 8.4, फिर यहाँ पे कहीं 9 आता है, फिर यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 9 है, अब ये आपका 9 है, यानी कि 9 के नीचे आपको क्या मिलेगा? मिनिकॉय मिलेगा, तो 9 यहाँ पे मिनिकॉय मिलेगा। ठीक है, और मिनिकॉय के ऊपर आपका ये देखिए लक्षद्वीप का कैपिटल नाम यहाँ पे कवरत्ती पड़ता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोचीन पड़ता है, तो कोचीन से आप ऐसे करके जा सकते हो इन आइलैंड से, है ना। और इसके जस्ट नीचे फिर आपका मालदीव्स पड़ता है। ये कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये 10 डिग्री चैनल है, इसके नीचे भाई आपका अंडमान आइलैंड है, उसके नीचे देखिए आपको निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, है कि नहीं।
निकोबार आइलैंड्स में कार निकोबार आइलैंड है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, तो ये सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसको ये आपका ऐसी जो रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसी अर्थ में ऐसे इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लोकल टाइम किससे डिसाइड होता है, तो आपका लॉन्गिट्यूड से आपका लोकल टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। लोकल टाइम आपका लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है। तो टोटल ये 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, ये 90 डिग्री आपका नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है ये वो आपका 0 डिग्री का होता है, इक्वेटर का। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसका साइज कम होता चला जाता है, और 90 डिग्री पे जाके केवल एक पॉइंट रह जाता है। तो ये पोल जो है ये एक जस्ट पॉइंट बन के रह जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता है जो लैटिट्यूड का जो साइज है, लैटिट्यूड की जो लेंथ है, वो आपकी डिक्रीज करती जाती है इक्वेटर से ऊपर जाते हैं जब, या इक्वेटर से नीचे आते हैं तब। आई होप ये सारी बातें तो हम लोग को क्लियर ही हो जाएगी। और लॉन्गिट्यूड आपकी सारी रेखाएं सेम होती है, इक्वल 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 होता है, ठीक है। तो आपका ये पूरा कवर करता है, इस लॉन्गिट्यूड पूरे अर्थ को कवर करता है, ठीक है। हर लॉन्गिट्यूड आपका अर्थ को हाफ में डिवाइड करता है, ये भी हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये वाला लॉन्गिट्यूड है ये भी इस तरीके से जा रहा है, हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हाई को इसके डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल पूछता है कि दो लैटिट्यूड के 1 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है ना, तो 0 से लेकर 1 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, हर एक डिग्री के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में हमने बोले 2 डिग्री के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, ये भी आपका 111.3 किलोमीटर बन जाता, थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, जैसे आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, उस तरीके से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि सब सेम साइज के हैं तो किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लोग एक आर्बिट्री 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो आपके लॉन्गिट्यूड है, इसमें एक लॉन्गिट्यूड आपका ऐसे होगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक होगा 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास करता है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछेगा कितने स्टेट से पास करता है, हाउ मेनी स्टेट, कितने स्टेट से पास करता है। अच्छा, और ये जो आपका 0 डिग्री मेरिडियन है ना, ये आपका लोकल टाइम डिसाइड करता है। तो इंडिया में लोकल टाइम डिसाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ये दो सवालों का जवाब हम लोग को देना होगा। देखिए ये एक आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना डिग्री होता है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। कहां से पास करता है, देखिए यहां से लाइन ऐसे आती है, बिल्कुल स्ट्रेट यहां से पास करता है। छत्तीसगढ़ से भी पास करता है आपका, और उत्तर प्रदेश से भी पास करता है। अच्छा सॉरी, यहां से पास नहीं करता, एमपी से भी पास करता है ना, इसको देख लीजिए, तो यहां से पास नहीं करता। ये आपका यूपी से भी पास करता है, एमपी से भी पास करता है, और आपका छत्तीसगढ़ से भी पास करता है। मतलब यहां से तो पास नहीं करता होगा, यहां से कहीं पास करता होगा। तो ये इस तरीके से यहां पे आता है, ठीक है। और नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और आंध्र प्रदेश से होके ऐसे निकल जाता है। देखिए तेलंगाना को टच नहीं करता, तेलंगाना को टच नहीं करता, और एमपी को टच करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यूपी करता है, एमपी को टच करेगा, आपका छत्तीसगढ़ को टच करेगा, यहाँ पे आपका उड़ीसा को टच करेगा, और आपका आंध्र प्रदेश को टच करेगा। तेलंगाना को टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 आपके स्टेट्स आपके टच करता है। बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की। तो बात कर लेते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की। टॉपिक ऑफ कैंसर देखिए गुजरात से पास करता है, राजस्थान से भी पास करता है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होगा, गुजरात से पास करना है आपका, राजस्थान से पास करना है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है जसदान, आपका जसदान गुजरात से पास करता है। फिर राजस्थान में आपका कलिंजर डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, कलिंजर, ठीक है। फिर आपका एमपी में ऐसे पास करता है, ठीक है, एमपी से पास करता रहता है। एमपी के बाद आपका क्या उत्तर प्रदेश को टच करेगा, नहीं, उत्तर प्रदेश के नीचे आपका आपका छत्तीसगढ़ से पास करेगा। देखिए छत्तीसगढ़ से पास करेगा, ऐसे एमपी से आएगा ऐसे, और छत्तीसगढ़ से पास करेगा। थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से पास करेगा, झारखंड से पास करेगा, वेस्ट बंगाल से पास करेगा, आपका त्रिपुरा से पास करेगा, और फिर मिजोरम से पास करेगा। ये सारे स्टेट्स हो गए। कौन से स्टेट्स हो गए, नंबर 1, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल, सातवें नंबर पे आपका त्रिपुरा, आठवें नंबर पे आपका मिजोरम, ठीक है। गुजरात में पास करता है जसदान से,
राजस्थान में कलिंजर से पास करता है, ठीक है। एमपी में आपका शाजापुर से पास करेगा। एमपी में कई सारे डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, एक तो इसमें शाजापुर है, ठीक है ना, शाजापुर इन एमपी। शाजापुर के बाद एक और जगह है आपका सिराजपुर। तो एमपी में शाजापुर देखा। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो मीट कर रहा है, यहाँ पे एमपी, एमपी में नहीं है, देखिए छत्तीसगढ़ में ये दोनों मीट कर रहा है, तो कौन सी जगह मीट करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो जगह है सूरजपुर। सूरजपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, दैट इज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका सूरजपुर से पास करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सोनहाट नाम की जगह से पास करता है, सोनहाट, ठीक है। फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है कृष्णनगर, कृष्णनगर से पास करता है, कृष्णानगर। कृष्णनगर के बाद आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर नहीं, त्रिपुरा का उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से पास करता है। राजस्थान में तो कलिंजर से पास करता है। उदयपुर के बाद फिर आपका आता है मिजोरम, जहां पे एक जगह है चंपाई, वहां से पास करता है, CHAMPHAI, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हमने वो देख ली जहां जहां से पास करता है। तो ये सारी बातें हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से जगह से पास करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी से बेसिक बातें हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैटिट्यूड में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। तो लैटिट्यूड में हमने बिल्कुल सेंटर वाला देखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री, अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ की बात करता हूँ, तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और फिर अगर मैं पोल्स में चला जाता हूं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता है, यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है। एक और आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, तो दैट इज आर्कटिक सर्कल। और उसी तरीके से 66.5 डिग्री अगर मैं साउथ की बात करूं, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये बहुत आसान बातें हैं, ये सब तो आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आपका पोल से 66.5 डिग्री नॉर्थ हो, चाहे वो 63.5 डिग्री साउथ हो, इसको दोनों को हम बोलेंगे फ्रिजिड जोन। फिर हम लोग इसके नीचे बात करते हैं 66.5 से 23 डिग्री के बीच का जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोलते हैं। ऊपर हो या नीचे हो, बोथ आर टेम्परेट जोन। 23 से लेके 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री, ठीक है। फिर आपके सेंट्रल में अगर बात करें, ये वाला जो रीजन है, तो ये रीजन आपका इसे बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। अच्छा, आपका ये टॉरिड जोन में साल में कभी ना कभी एक बार ऐसा जरूर होता है जब आपका जो सन है परपेंडिकुलर आपके हेड ऑन योर हेड होता है, आपके सर के डायरेक्ट ऊपर आपको सन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी इन रीजन्स में, आपके टेम्परेट और टॉरिड रीजन्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सन आपका डायरेक्टली सर के ऊपर आपका हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोगों को पता है। तो ये तो बात होगी लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको पूरी तरीके से ये आपको अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए डॉटेड लाइन पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है, ऐसे आपके लाइन जो होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आपका टाइम बताते हैं, लोकल टाइम, आपका लोकल टाइम बताते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिग्री के अलग अलग इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे सर्कल आया, तो ये ऐसा डॉटेड लाइन बना के इसके पीछे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके सारे सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। सारे आपके देखिए पोल से पास होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों से आपका ये पास होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को क्लियर है। एक बात और हम लोग को क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो अर्थ है दैट रोटेट कैसा। अच्छा, इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन आपका कितना होता है, इट इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे आपका ये इंक्लाइंड होता है अर्थ, ठीक है। अच्छा, और रोटेशन करता है ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से रोटेट करता है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट आपका हमेशा रोटेट करता है ऑन दिस एक्सिस। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल से 23 डिग्री आपके टिल्ट पे रहता है। ये आपका जैसे नॉर्मल है, इससे आपका 23 डिग्री टिल्ट पे रहेगा ये, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है। देखिए अब ऐसा सिस्टम है
कि आपका 360 डिग्री रोटेट करने में टोटल लगता है 24 घंटे, 24 आवर्स। तो अगर मैं बात करूं कि 360 डिग्री 15 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा, 1 घंटा। उसी तरीके से 4 डिग्री रोटेट करने में लगता है 1 मिनट। ठीक है, तभी हमने बोला 30 डिग्री, अगर हमारा इंडिया में 30 डिग्री का अंतर होता है ना, आपका वेस्ट से ईस्ट अगर हम जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा लगाता है, 30 डिग्री कराने में कितना लगेगा, 2 घंटा। तभी हमने बोला इंडिया के वेस्ट से लेके ईस्ट के बीच में आपका 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। आई होप ये तो अब 100% क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा स्फीयर है ना, इस स्फीयर को अगर मैंने खोल के पेपर के ऊपर बिछा लिया, तो लेटर से स्फीयर को मैंने बीच से ऐसे काट दिया, जैसे ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन को सेंटर मान के इसको अगर मैं एक इस तरीके से ऑन पेपर दूं, इसके सेंटर में आपका प्राइम मेरिडियन है, ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे देखिए यूरोप है, यहाँ पे आपका इंडिया आता है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस तरीके से हमने ओपन कर दिया इसको एक मैप पे। तो जहां से बीच बीच से आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूं, 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आपका यूके से पास होता है, इसे कहते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। तो ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, इसको अगर वापस वैसे जोड़ दूं तो दोनों मिल जाएंगे ना एक जगह पीछे जाके। तो ये इस दोनों लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन हम इन दोनों को बोलते हैं। देखिए पूरे लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने पेपर पे बिछा लिया, पेपर बिछा के हमको कुछ ऐसा मानचित्र मिलता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अच्छा ये आपका 0 डिग्री है, और बाकी ये आपका 180 डिग्री, आपका ये भी आपका 180 डिग्री, ये सेम लाइन है, यहाँ भी सेम है 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों बोलते हैं बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं इसकी कहानी प्राइम मेरिडियन की। तो प्राइम मेरिडियन की कहानी चालू होती है 1884 में। 1884 में जिस तरीके से 0 डिग्री इक्वेटर है, मेन आपका 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये आपका बनाकर एक मीटिंग बैठी आपका अक्टूबर 13 1884 में। उस समय पूरे वर्ल्ड में दबदबा किसका था, यूनाइटेड किंगडम का ही था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे से जो लाइन पास होती है हमारी कंट्री से, ठीक है, उसी को हम लोग मेन 0 डिग्री लैटिट्यूड मानेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने एरिया से पास हुआ लैटिट्यूड को सबसे ज्यादा इज्जत दी, और उनको कहा कि ये जो लैटिट्यूड है, जो लैटिट्यूड आपका ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है आपका यूनाइटेड किंगडम में। उस समय वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम का ही राज था, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक एरिया है ग्रीनविच, जहां से जो लाइन पास करती है लॉन्गिट्यूड, उसी लॉन्गिट्यूड को हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल देंगे। ठीक है, और इसी से हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे, और नाम देंगे उसको ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि इसी लैटिट्यूड के से हम लोग सारा टाइम डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए 0 डिग्री पे जो भी टाइम होगा, उससे 7.5 डिग्री इस तरफ, 7.5 डिग्री इस तरफ, यानी कि पूरा एक 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। 15 डिग्री का डिफरेंस जब होता है तो 1 घंटा अर्थ चलता है तो 15 डिग्री चलता है। तो इसको एक टाइम जोन मान लिया, कहा कि वैसे तो हर पार्ट का मतलब अर्थ के हर पोजीशन का, चाहे इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन से ले लीजिए, इस पोजीशन से इस पोजीशन ले लीजिए, लोकल टाइम में हमेशा चेंजेस दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहा गया इसके अकॉर्डिंग कि ये जो 15 डिग्री में हम लोग सेम टाइम मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का ऊपर नीचे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफस्टाइल में। तो ये 15 डिग्री का जो रीजन है उसको हम लोग टाइम जोन बोल देंगे। ऐसे अलग अलग टाइम जोन से बांटा, ये पहला टाइम जोन हो गया। ठीक है, ये दूसरा टाइम जोन हो गया। इस टाइम जोन में क्या होगा, इससे 1 घंटा और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला टाइम जोन आ गया, उसमें 2 घंटा बढ़ जाएगा, इसमें 3 घंटा बढ़ जाएगा। उस तरीके से पीछे जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यहाँ 1 घंटा कम हो, 2 घंटा कम हो जाएगा यहाँ से ग्रीनविच टाइम से, और यहाँ पे 3 घंटा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते गए यहाँ पे 4 घंटा। अब देखिए इंडिया, देखिए इंडिया यहाँ पे आ गया, तो ये वाला टाइम जोन है +5 वाला और +6 वाला। तो अब इंडिया जो है 2 टाइम जोन में फंस गया। ग्रीनविच मीन से आप या तो करिए इतना पोर्शन वाला, इतना जो रीजन है इंडिया का, ठीक है, इसमें एक टाइम चलाइए और इसमें दूसरा टाइम चलाइए, लेकिन जो वो तो ठीक नहीं है ना। तो इंडिया वालों ने कहा कि नहीं, इंडिया में आपका 82.5 डिग्री पे जो टाइम है, 82.5 डिग्री टाइम पे जो टाइम है, वही इंडिया का टाइम हम लोग मानेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग बोल दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जो ग्रीनविच मीन टाइम से ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे आगे है, तो ये 5 घंटा 30 मिनट।
भाई ये वाला जो आपका लाइन है, ये तो 5 घंटे वाला लाइन है यहां से जो पास कर रहा है, ठीक है, इससे आधा घंटा और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो 82.5 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि भैया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलेगा। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइम किस तरीके से वेरी करता है। देखिए टाइम सबसे ज्यादा आगे टाइम कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा आगे रहेगा यहाँ का टाइम, सूरज सबसे पहले यहीं पे उगेगा, इस वाले रीजन में उगेगा, और यहां से टाइम पीछे पिछड़ता चला जाएगा, ठीक है, पिछड़ता चला जाएगा टाइम, ठीक है। तो टाइम पीछे होता चला जाएगा, पीछे होता चला जाएगा। अब बिल्कुल यहां पे पहुंच के, बिल्कुल यहां पहुंच के क्या सेम टाइम है? क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन टाइम तो दोनों में सेम होगा, लेकिन पूरे 24 घंटे का फर्क होगा, पूरे 24 घंटे का फर्क होगा। यानी कि अगर यहां पे मंडे के 5 बज रहे हैं, अगर यहां मंडे के 5 बज रहे हैं तो ऐसे पीछे चले जाएंगे, मंडे से पहले क्या आता है, संडे, तो यहां पे आपका संडे चल रहा होगा, संडे के 5 बज रहे होंगे। तो ये वाला जो लाइन है हमने डिमार्केट कर दिया कि इसके, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए यहां पे संडे मिला, और अगर वेस्ट की तरफ गया तो मंडे मिला, ठीक है। तो क्या हुआ समझते हैं। देखिए हम लोग जब ईस्ट की तरफ जाते हैं, आप आराम से मंडे मंडे एंजॉय कर रहे थे, ईस्ट की तरफ गए तो दोबारा संडे पहुंच गए, अब पूरा संडे आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया। तो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट यू गेन 1 डे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मतलब यूएसए में कोई यहाँ पे व्यक्ति बैठा है यहाँ पे अलास्का में, उसे मन किया कि चलो मैं रशिया की तरफ जाता हूँ, तो उसने रशिया की तरफ क्रॉस किया, वो जब क्रॉस करके इधर आता है तो देखता मंडे है, तो उसके पास पूरा संडे जो यूज करना था, ठीक है, वो तो गायब हो गया उसके हाथ से, अब वो मंडे चला आया, यानी कि एक दिन का लॉस हो गया। तो कह सकते हैं अगर हम लोग वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वी लूज 1 डे, लूज, लॉस हो जाता है, एक दिन का लॉस हो जाता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये बात होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पास होता है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इलाहाबाद से, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इलाहाबाद से पास होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से कंट्री में कितने टाइम जोन है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा है ना 3 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 टाइम। अच्छा, इसके नीचे साउथ में देखेंगे तो एंटार्क्टिका आपका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में आपके 10 टाइम जोन है, 10 टाइम जोन है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में 10 है, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बाद आते हैं हम लोग रशिया में। रशिया में देखिए 11 टाइम जोन हैं। देखिए काउंट अगर आप करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखिए पूरे टोटल 11 टाइम जोन है आपके रशिया में, ठीक है ना, याद रखिए। रशिया में हमने देख लिया 11 टाइम जोन। उसी तरीके से यूएसए में कितने हैं? यूएसए में आपका रशिया से ज्यादा है कि कम? कम है। रशिया में 11 है, यूएसए में 9 टाइम जोन है, ठीक है। कुछ जैसे हवाई आइलैंड वगैरह पे हैं, उनका टाइम जोन भी अलग होगा। तो कुल मिला के आपके 9 टाइम जोन यूएसए में है। तो अभी तक टॉप कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। रशिया आपके कितने टाइम जोन से? 11 टाइम जोन से। रशिया से भी ज्यादा टाइम जोन किसके पास है? क्योंकि रशिया तो सबसे बड़ी कंट्री है। चौंकाने वाली बात है, रशिया से भी ज्यादा टाइम जोन आपके फ्रांस के हैं। आप बोलेंगे फ्रांस तो छोटा देश है, छोटा देश के आपके 12 टाइम जोन कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली फ्रांस के अलावा कई सारे और आइलैंड्स हैं, अलग अलग आइलैंड्स आपके अलग अलग, जैसे अलग अलग आइलैंड्स आपके अलग अलग जगह हैं। यहाँ एक आइलैंड हो गया, यहाँ एक आइलैंड हो गया, इसलिए पूरे वर्ल्ड में उनके अलग अलग आइलैंड कंट्रीज में उनकी कॉलोनी है। मतलब वो पार्ट ऑफ कॉलोनी तो कहना गलत होगा, वो भी रशिया का, फ्रांस का पार्ट हो गया है। तो फ्रांस इन आइलैंड सब मिलाकर आपके टोटल 12 टाइम जोन होते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के हैं, उसके बाद रशिया का है आपका 11 टाइम जोन, फिर आपका अंटार्कटिका का 10 और फिर यूएसए का 9, और रशिया में आपके रशिया के 9, ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 टाइम जोन है। आई होप ये सारी चीजें समझ में भी आई होगी, और जो याद रखने वाली बात है वो आप याद भी रखेंगे। इंडिया के पड़ोसियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। पड़ोसियों की अगर बात करें तो 2 प्रकार की बाउंड्रीज देखने को मिलती है, एक तो नेचुरल बाउंड्री और एक होता है आर्टिफिशियल बाउंड्री। आर्टिफिशियल बाउंड्री से पहले नेचुरल बाउंड्री समझते हैं। नेचुरल बाउंड्री कौन कौन कंट्रीज के साथ है? देखिए नेचुरल बाउंड्री आपका अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है नेचुरल बाउंड्री, भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, म्यांमार के साथ है। और आर्टिफिशियल बाउंड्री, मैन मेड बाउंड्री, या इसी को हम लोग सुपर इम्पोज बाउंड्री भी कहते हैं। सुपर इम्पोज बाउंड्री ये किस किस के साथ है? देखिए ये आपका पाकिस्तान के साथ है और बांग्लादेश के साथ है। क्यों है भाई आर्टिफिशियल बाउंड्री? क्योंकि ये आपका ग्रेट ब्रिटेन ने जब इंडिया का कॉलोनी छोड़ा 1947 में,
तब उन्होंने ये जो बाउंड्री आपका बांग्लादेश का है और आपका पाकिस्तान का है ये बना के दिया। तो ये आपका मैनमेड बाउंड्री है, तो इसी को इसको बोलेंगे हम लोग सुपर इम्पोज बाउंड्री या आर्टिफिशियल बाउंड्री, और बाकी सारे कंट्रीज के साथ हमारा नेचुरल बाउंड्री है। देखिए अब हम लोग कुछ बेसिक बातें हमको समझनी है हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया के साथ, तो उसका जवाब है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो आपका मैक्सिमम बाउंड्री टच करता है, लैंड बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें हम लोग को समझना है कि बांग्लादेश का करेंसी का क्या नाम है, टाका, और कैपिटल का नाम है ढाका, ठीक है, टाका और ढाका, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, बंगाली लैंग्वेज आपका बांग्लादेश में बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि बांग्लादेश कितने स्टेट्स को टच करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, नंबर 1। वेस्ट बंगाल के बाद आपका देखिए सिक्किम टच नहीं कर रहा, आपका आसाम टच कर रहा है नंबर 2। उसके बाद मेघालय टच कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद आसाम यहाँ दोबारा टच कर रहा है आपका, फिर नंबर 4 आपका त्रिपुरा है, और 5वें नंबर पे देखिए मिजोरम आपका यहाँ से देखिए टच कर रहा है, ये आपका 5वें नंबर पे मिजोरम। तो 5 स्टेट्स आपका टच करता है बांग्लादेश, ठीक है। ये तो हो गया, और बाउंड्री में नंबर 1 है। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन टच करता है, तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है, सेकंड नंबर पे चाइना, ठीक है। चाइना सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी बाउंड्री टच करती है। चाइना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसका कैपिटल सब लोग जानते हैं बीजिंग है, और आपका लैंग्वेज है मैंडरिन, मैंडरिन लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, करेंसी इसकी है रेमनीवी या युआन, रेमनीवी भी पूछ सकते हैं, रेमनीवी पे युआन इसकी करेंसी हो गई, ठीक है। कितने स्टेट्स को टच करता है चाइना देखेंगे। यहाँ पे ये आपका लद्दाख, ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के, ये आपका पहला स्टेट है। ये आपका उत्तराखंड दूसरा स्टेट है, ठीक है। फिर ये आपका नेपाल का एरिया आ जाता है। फिर आता है आपका सिक्किम एरिया, ठीक है। सिक्किम एरिया फिर भूटान आ गया। फिर चौथे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो चाइना टच करता है 4 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी को, ठीक है, 4 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी। अच्छा, चाइना के बाद इसके बाद सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर होता है ये पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का सिंपल है, इसका जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल है, देखिए 3rd यहाँ पे लिख लेते हैं, 3rd इज पाकिस्तान, इस्लामाबाद। करेंसी इसकी भी रुपी है, इसकी भी रुपी का करेंसी रुपी है, और लैंग्वेज उर्दू बोली जाती है। और ये कितने स्टेट्स को टच करता है, देखिए गुजरात को टच करता है नंबर 1, सेकंड राजस्थान, 3rd नंबर पे आपका यहाँ पे पंजाब टच करता है, और आपका एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सेकंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये सारा टच करता है पाकिस्तान। तो कह सकते हैं 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आर टच बाई पाकिस्तान। 4th नंबर पे आता है हमारा नेपाल, 4th नंबर पे ये आपका नेपाल आता है। नेपाल का आपका कैपिटल है, क्या है कैपिटल, काठमांडू है। नेपाल की करेंसी क्या है, रुपी, रुपी आपकी करेंसी है, और लैंग्वेज बोली जाती है नेपाली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेपाल कितने स्टेट्स को टच करता है देखेंगे, यहाँ पे पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका सिक्किम, और आपका 5वां वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट्स और 0 यूनियन टेरिटरीज, 5 स्टेट्स बेसिकली टच करता है नेपाल। नेपाल के बाद कौन सा कंट्री है, तो नेक्स्ट इज म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार देख रहे हैं, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार की कैपिटल है नायपीताओ, नायपीताओ, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, PYITAW, ठीक है। नायपीताओ आपका कैपिटल है, और इसमें लैंग्वेज बोली जाती है बर्मीज, बर्मीज लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बच गया आपका करेंसी, करेंसी है क्यात, KYAT, क्यात करेंसी आपकी म्यांमार में बोली
यूज होती है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से स्टेट टच कर रहा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है और मिजोरम टच कर रहा है। ठीक है, चौथा आपका मिजोरम है, तो 4 स्टेट टच करता है आपका म्यांमार। काफी आसान है ये तो चौथे के बाद नेक्स्ट पांचवा आपका स्टेट कौन सा है लेंथ ऑफ बाउंड्री के हिसाब से? सॉरी, ये तो पांचवा हो गया ना म्यांमार, ये पांचवा हो गया, सॉरी चौथा आपका नेपाल था, पांचवा म्यांमार, छठे नंबर पे कौन सा कंट्री है? नेक्स्ट है भूटान। भूटान का कैपिटल सबको याद है, थिम्पू, THIMPHU, थिम्पू। अच्छा, लैंग्वेज और करेंसी में थोड़ी सी इशू हो सकता है, देखिए इसको याद रखिए, पूछ सकता है आपको। लैंग्वेज का नाम है जोंगखा, DZONGKH, जोंगखा। और आपकी करेंसी का नाम है गुलट्रम, एन साइलेंट है, GULTRUM। तो गुलट्रम क्या है? गुलट्रम इज करेंसी और लैंग्वेज इज डोंखा। ठीक है, तो आखिरी हमारा जो पड़ोसी कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान। अच्छा, ये कौन से कितने स्टेट को टच करता है? ये भी 4 स्टेट को टच करता है। 4 स्टेट कौन से हैं देखिए, ये आपका भूटान है, ये आपका सिक्किम पहला, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ असम, और ये 4th नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट को टच करता है, 4 स्टेट्स बाई भूटान। ठीक है, 7वें नंबर की बात करें दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अफगानी। ठीक है, और कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू कह रहा हूं, कैपिटल है इसका काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। और लैंग्वेज है पश्तो, पश्तो या पारी। तो ये लैंग्वेज है अफगानिस्तान का। एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है? आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब हम लोग, ये तो लैंड, हमारे लैंड नेबर्स हो गए, सी नेबर्स भी तो है हमारे कुछ, दो आपके सी नेबर्स भी हमको देखने मिलेंगे। तो पहला हमारा है श्रीलंका, दूसरा है आपका मॉलडीव्स। पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका का कैपिटल है, 2 कैपिटल है इनका, एक है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरे, जया वर्धन, VARDHE, DH नहीं, DENE, जयवर्धनपुरे, जयवर्धनपुरा, जयवर्धनपुरा कोट्टे, जयवर्धनपुरा कोट्टे, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है ना, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और कोलंबो आपके 2 कैपिटल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल आपका है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और JAWA है, जयवर्धनपुरा कोट्टे, और कोलंबो है ये आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो 2 कैपिटल ऑफ श्रीलंका हमने देख लिए। कैपिटल के अलावा लैंग्वेज भी इनके 2 हैं। लैंग्वेज आपका तमिल बोला जा सकता है ये यहाँ पे, या सिन्हालीज बोला जा सकता है, सिन्हाला, सिन्हाला, सिन्हाला लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज, 2 आपके लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल हो गया, लैंग्वेज हो गया, क्या बचा? करेंसी। करेंसी इसका रुपी है, इसकी भी करेंसी रुपी है, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स की कैपिटल है माले। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है वो है धीवेही, DHIVEHI, धीवेही, धीवेही इज द लैंग्वेज। और करेंसी इज रुपया, RUFIYFIYAA, रुपया इज द करेंसी। यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेट्स की बात करते हैं। सिक्किम, सिक्किम जो है, सिक्किम की क्या खास बात है? सिक्किम आपका 3 कंट्रीज को टच करता है। कौन से कंट्रीज? एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा चाइना। ठीक है, 3 कंट्रीज को टच करता है। इसके अलावा आपका, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपके 4 कंट्रीज को टच करता है। 4 कंट्रीज नहीं, 3 कंट्रीज। एक आपका नेपाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो नेपाल को टच करता है। नेपाल के अलावा भूटान को टच करता है। भूटान के अलावा आपका बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल 3 कंट्रीज को टच करता है, सिक्किम भी 3 कंट्रीज को टच करता है। अब अब बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा की। त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है आपका 3 साइड्स है, 3 साइड्स, 3 साइड्स ऑफ त्रिपुरा आर सराउंडेड बाय बांग्लादेश। हर तरफ से देखिए बांग्लादेश से
से टच कर रहा है हमारा त्रिपुरा। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात कर लेते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर 4 स्टेट्स को टच कर रहा है। अब माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए म्यांमार के यहाँ अराकान यूमा माउंटेन रेंज यहाँ पर है, ठीक है। अराकान यूमा माउंटेन रेंज आता है। उसके बाद ये इनका चिन स्टेट है, तो यहाँ पे चिन माउंटेन रेंज है। इंडिया की तरफ से देखिए मीजो हिल्स है। फिर देखिए नागा और पटकोई, नागा और पटकोई, ये तो 4 आप देख सकते हैं माउंटेन रीजन से। अराकान यूमा है आपका चिन माउंटेन रेंज, ठीक है। इंडिया के साइड मीजो, तीसरे नंबर पे आपका नागा, आपका पटकोई, ये आपके माउंटेन रेंज PATKOI, ये सब माउंटेन रेंज इंडिया और म्यांमार बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में 28 टोटल स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 28 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी। इन 28 स्टेट्स में आपके 18 स्टेट जो हैं वो आपका बाउंड्री टच करते हैं, किसी ना किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। और 8 यूनियन टेरिटरी, एक बोल दिया मैंने, 8 यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। कौन सा? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। नीचे हम लोग यहाँ जानते हैं श्रीलंका के बीच में ये एक नैरो वाटर का एक कैनाल टाइप का है जिसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट स्टेट बेसिकली वो छोटे वाटर बॉडीज होते हैं जो तो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है। तो आपका जो पार्क स्ट्रेट है वो इस तरफ तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है, और दूसरी तरफ आपका गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ने का काम करती है पार्क स्टेट। तो गल्फ ऑफ मन्नार का है ये वाला रीजन जो है, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। ये आपका बे ऑफ बंगाल है पूरा। तो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है आपकी पार्क स्टेट। ये पार्क बेसिकली एक टाइम पे आपके गवर्नर ऑफ मद्रास आपके रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास रह चुके हैं ड्यूरिंग 1755 टू 63। इसी पीरियड में आपका नामकरण हुआ था, इस एरिया का पार्क स्टेट बोला गया था। कायदे से राम सेतु बोलना चाहिए लेकिन पार्क स्टेट बोला गया है इसको, इसके नाम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे वो है कैपिटल्स। इंडिया के सारे स्टेट के कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको सारे पता है लेकिन जो टिपिकल वाले हैं मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के हम लोग कैपिटल्स भूल जाते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना है। जैसे कि ये असम, असम का क्या है? दिसपुर, ठीक है। सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, असम का दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर, असम का है दिसपुर, ठीक है। फिर आपका यहां पे आ गया नागालैंड, नागालैंड का है कोहिमा, यहाँ पे कोहिमा है। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर का है इंफाल, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा का है आगरतला, और यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम का है आइजवाल, ठीक है। AIZWAL, ठीक है। इसके बाद क्या क्या गलती कर सकते हैं हम लोग? भाई सिक्किम का भी आपको पता होना चाहिए, गैंगटॉक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल है, 3 कैपिटल है। कौन कौन से? आपके अमरावती, अमरावती है। उसके बाद विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, और थर्ड है आपका कुर्नूल, कुर्नूल। तो कुर्नूल है दैट इज जुडिशियल कैपिटल। आपका विशाखापट्टनम इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल और अमरावती इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या है? न्यू रायपुर, नया रायपुर, नया रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी गलती कर सकते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप का कुछ लोग गलती करते हैं, इसका है कवरत्ती, कावरत्ती। अच्छा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का कौन सा है? तो दैट इज दमन, दमन है, ठीक है। दमन हो गया है, ये भी आई होप याद रहेगा। अंडमान निकोबार का पता होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो हो सकता है मिस हो जाए, बाकी सबको सबको मालूम ही है, वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल्स के बारे में। अच्छा, एरिया वाइज अगर आपसे कहे जाए कि सबसे ज्यादा एरिया कौन से एरिया का? अच्छा, उससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी जान लें क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट है। 75 डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसका जो टोटल एरिया है दैट इज अराउंड 2.4 लाख किलोमीटर्स, 240928, मतलब करीबन करीबन
2 लाख 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरे इंडिया का 7.32% एरिया कवर करता है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। अच्छा ठीक, किसी और स्टेट का है अगर आपको पता है तो उत्तर प्रदेश का जब बताऊं तो उस स्टेट का वो डेटा आपको याद रख लेना होता है। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डेटा हमें इसके साथ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे टॉप, सबसे बड़ा स्टेट। देख के बताइए सबसे बड़ा स्टेट इंडिया में कौन नजर आ रहा है आपको? नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे आपका महाराष्ट्र है, जैसे ऊपर से नीचे से अरेंज हो रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पे यूपी है, ये हम लोग को मालूम है, और 5वें नंबर पे बात करें तो ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो ये आपका पूरा रीजन टॉप आपके बड़े बड़े स्टेट्स का ये रीजन है। ठीक है, ये 5 सबसे बड़े स्टेट्स हैं। ऑल राइट, तो यूपी का हमने देखा 7.32% आपका परसेंटेज वाइज है। अच्छा, अब बात करते हैं कोस्टल रीजन की। तो कोस्टल स्टेट कितना है? देखिए कोस्टल स्टेट आपका गुजरात है। अच्छा, कोस्टल स्टेट हम लोग सारे रैंक वाइज देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट्स देखे जाए तो टोटल हमारे पास है कितने? 9 है अगर गिनती करें ना, 1 2, उसके बाद 3, तीसरा गोवा, 4 5 6 7 8, और ये मिला के 9 हो गया वेस्ट बंगाल। अब जरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले बताते हैं सबसे लंबा कोस्ट कौन से स्टेट का होगा। देखिए देखने से ही सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? देखने से सबसे बड़ा लग रहा है कि ये वही आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए लेंथ वाइज कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है ये। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा देखिए गुजरात का है। ठीक है, घुमावदार आपका कोस्ट है, इसलिए नंबर 1 और सबसे लंबा जो आपका कोस्ट लाइन है ये आपका गुजरात का ही है। गुजरात के बाद आपका सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। फिर सीधे सीधे देखने में लगता है तमिलनाडु का भी देखिए इतना बड़ा कोस्ट है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आपका ऑब्वियसली केरला आएगा, फोर्थ नंबर पे यहाँ केरला आ गया। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे देखिए उड़ीसा और आंध्र, ये कर्नाटका में थोड़ा सा फाइट है। नहीं नहीं, महाराष्ट्र का बड़ा है ना। इन तीनों में उड़ीसा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कौन सा है? महाराष्ट्र का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आपका तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा आपका महाराष्ट्र का ही है, ये चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आपका केरला है, 5वें नंबर पे आपका केरला है। ठीक है, अच्छा अब छठे नंबर पे कौन है? तो छठे नंबर पे यहाँ पे आपका उड़ीसा है आपका छठे नंबर पे। 7वें नंबर पे फिर जाके आता है कर्नाटका। अब 2 बचे, 8वां और 9वां। तो ऑब्वियसली 8वें नंबर पे सबसे छोटा, 9वें नंबर पे तो गोवा है, तो बच गया क्या? 8वें नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 8 कोस्ट हम लाइन देखे हमने, टॉप 8 टॉप 9 कोस्टल रीजन स्टेट्स, तो उसका भी ऑर्डर देख लिया। तो यूनियन टेरिटरीज का भी देख लें कोस्ट के मामले में। तो कोस्ट के मामले में यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप आइलैंड हमारा सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर पे यूनियन टेरिटरी में इस पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी के बारे में कुछ बात समझ लेते हैं। तो पुडुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये 4 अलग अलग रीजन से मिलके बना है। एक है आपका यनम, इसके बाद आपका पुडुचेरी, तीसरे नंबर पे आपका कराईकल, और चौथे नंबर पे माहे। ठीक है, अब ये है कहां पर देख लेते हैं। माहे इज इन केरला, माहे आपका केरला में है। पुडुचेरी और कराईकल, ठीक है ना, आपका पुडुचेरी और कराईकल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आपका यहाँ पे यनम है। ठीक है, यनम इज इन आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी एंड कराईकल आर इन तमिलनाडु, और माहे आपका केरला में है। तो ये 4 आपके रीजन, देखिए केरला में यहाँ कहीं माहे होगा। ठीक है ना, तो ये जो 4 रीजन मिला के, ये 4 रीजन मिला के आपका बनाते हैं पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा स्टेट का नाम बोल देगा। आपको एक बताइए तमिलनाडु कितने स्टेट को टच करती है? कितने स्टेट को टच करती है? फिर पूछ लेगा आपसे कि एमपी बताइए कितने स्टेट को टच करती है। तो ये टच वाले क्वेश्चन यहां तो मैं आपको बता दूंगा, देखिए आपके मेरे सामने मैप है, मैं देख के गिन के बता दूंगा। लेकिन एग्जाम में आपके सामने मैप नहीं होगा, तो आपको मैप बनाना आना चाहिए। इंडिया का मैप आपको प्रॉपर अपने हाथों से स्टेट वाइज बनाना आना चाहिए, और कम से कम 1 मिनट के अंदर आपको पूरा मैप, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, प्रैक्टिस के साथ आपको और कम 30 सेकंड के अंदर आपका पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ होना चाहिए। तो इसको ड्रॉ करने की जो टेक्निक है मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जिससे आप पूरा इंडिया ड्रॉ कर सकें। तो और ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत इजीली से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सीखते हैं अब इंडिया का मैप ड्रॉ करना। ठीक है,
तो इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे हम लोग, स्टेप वाइज सीखेंगे हम लोग सारी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम लोग कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो, दूसरा साइड पकड़ो, दूसरा साइड पकड़ के ऐसे खींचो खींचो खींचो, थोड़ा सा यहाँ बल खा दो, फिर ऐसे नीचे लाओ, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। आइडिया लग गया। यहाँ से आपका गुजरात का टर्न होगा, गुजरात का पहली बार मोड़ेंगे, तो थोड़ा नीचे जाके ऐसे करके फिर नीचे आएंगे, ठीक है। अब पेनिनसुलर रीजन बनाना है हमें, पेनिनसुलर रीजन यहाँ ले गए, अब यहाँ मोड़ा हमने, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ऐसे स्टीप का बनाना है, यहीं पे छोड़ दीजिए आप, यहीं पे छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल कुछ मत करिए। ये पहला स्टेप आपका ओवर। सेकंड स्टेप आते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे ऐसे थोड़ा सा नीचे खींचना है, और ये राजस्थान वाला जो आपका लाइन है ना, इसको थोड़ा अंदाज से रखिएगा, इसके नीचे नेपाल ना आने पाए, ठीक है। तो इसको ऐसे खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, नेपाल बना रहे हैं ना, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, यहाँ पहुंच गए, इसके नीचे नहीं आए। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर ऐसे सिक्किम बना लेंगे, सिक्किम में से नीचे खींचेंगे, फिर भूटान आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर ले आए, फिर ऐसे ऊपर चलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर ऐसे नीचे लाए नीचे लाए नीचे 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 लाए, यहीं पे हम लोग अब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं करना है। ये आपका स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 हमने गुजरात का ये नीचे वाला पोर्शन लीजिए ना, इसको थोड़ा ऐसे अंदाजे से खींचिए, ठीक है, अंदाजे से। फिर यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन बनाना है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे अंदर गए, फिर थोड़ा बाहर आए, फिर नीचे आए, इस तरीके से ऐसे करके आ गए। फिर इसको, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऐसे खींचे, ऐसे लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचने के बाद हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे, इसको ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे कि ये वाला जो लाइन है ये को थोड़ा कम स्टीप हो, और ये वाला थोड़ा ज्यादा स्टीप हो, है ना। दोनों के स्लोप में थोड़ा सा अंतर करेंगे, तो ये आपका इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये बनाने के बाद आपने इसको ऐसे खींचना है, इसको यहाँ ले जाना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, एक गोल यहाँ करना है, एक गोल यहाँ करना है। ये आउटलाइन बन गया हमारे इंडिया का मैप का। ये तो सब बना ही लेते हैं, तो 2 या 3 स्टेप में आप, ये तीसरा स्टेप हो गया आपका, 3 स्टेप में हमने ये चीज बना दिया। अब हम लोग स्टेट बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग 4th स्टेप में आते हैं। 4th स्टेप में क्या करना है, 3 स्टेट बनाना है। पहले बनाया गुजरात, ठीक है, उसके बाद बनाया हमने ऐसे केरला, फिर बना दिया हमने ऐसे तमिलनाडु, ठीक है, इजी था। तो ये 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप देखिए, 5th स्टेप में क्या करना है हमें, यहाँ पे गुजरात के साइड पे, थोड़ा ऊपर के साइड पे ही देखिए, इस वाले थोड़ा सा ऊपर के साइड पे ही हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। कहां तक ऐसे वेवी लाइन खींचनी है, स्ट्रेट जाएगा कहां तक, ये जो यहाँ पे दो दो अलग अलग स्लोप बनाए थे ना, ये ज्यादा स्टीप ये कम स्टीप, ये वाला पॉइंट तक हम लोग ऐसे मार आपके मध्य प्रदेश के लाइन को नीचे लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा कोस्ट लाइन को महाराष्ट्र और कर्नाटका में विभाजित करना है, तो थोड़ा महाराष्ट्र को ज्यादा स्पेस दिया, कर्नाटका को कम दिया, और यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। तो ये 5वां स्टेप है। छठा स्टेप ध्यान से देखिए, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर तक ऐसे करके, उसके बाद थोड़ा लचक नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, राइट। इसके बाद ये महाराष्ट्र को हम ऐसे जोड़ देंगे। महाराष्ट्र को जोड़ने के बाद क्या करना है, ये तो 2 लाइन है, इस लाइन को कुछ नहीं करना, आगे मिला देना है हमको, थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे मिला देना है, और इस लाइन को मैं खींच के यहां तक ले आऊंगा, फिर बल खा के ऐसे मैं ज्वाइन कर दूंगा आपके तमिलनाडु को। तो ये आपका छठा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हो छठा स्टेप, नहीं नहीं अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है, छठा स्टेप। अभी 7वां स्टेप देखते हैं। 7वें स्टेप में हमको थोड़ी कलाकारी दिखानी है और बनाना है आपका 7th स्टेप देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा कलाकारी करनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ कलाकारी करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा आपको कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बाउंड्री थोड़ी सी थोड़ी कलाकृति बढ़िया सी है, तो वो हमें ऐसे बनाना है, बुंदेलखंड वाला रीजन फिर यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब यहाँ से सीधे जोड़ देंगे, ठीक है। सीधे जोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ का रास्ता साफ हो गया, अब सीधे छत्तीसगढ़ का रास्ता साफ कर दिया हमने, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ जब बन गया, तो ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आपका ये वाला लाइन कनेक्ट होता है, और यहाँ पे आपका तेलंगाना भी बन जाता है। यहाँ पे हमारा 7वां स्टेप भी ओवर हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 8वां स्टेप। 8वां स्टेप देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमें सीधा ये जोड़ देना है उड़ीसा। उड़ीसा जुड़ गया। उड़ीसा के बाद अपन वेस्ट बंगाल ऐसे बनाएंगे खींच के, वेस्ट बंगाल बन गया। उसके बाद ऐसे सिक्किम बना देंगे, काट दिया। सिक्किम के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ये वाला बॉर्डर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से ऐसे करके हमने बनाया मेघालय, फिर यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया,
त्रिपुरा बन गया, मिजोरम बन गया। अरुणाचल प्रदेश ऐसे आए, ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इसके बीच में दो स्टेट बनने, तो बना दिया हमने नागालैंड और बना दिया हमने मणिपुर, ठीक है। तो ये आपके सेवन सिस्टर्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारा 8वां स्टेप कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 9वें स्टेप पे, 9 स्टेप। 9 स्टेप में ये वाला जो आपका पॉइंट है राजस्थान का, ये आप ऐसे इसके सर से मिला देंगे और फिर उत्तराखंड बनाना है ना, उत्तराखंड यूपी, उसके लिए ये वाला लाइन आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। आसान था 9 स्टेप। फिर आते हैं 10 स्टेप पे। 10 स्टेप पे क्या, 10 स्टेप पे हमको कश्मीर बना देना है। देखो कश्मीर बनाया हमने, ऐसे कश्मीर बना दिया। इस वाले को हमने ऐसे देखो ऊपर जोड़ा, ऊपर जोड़ के बीच में ऐसे काट दिया। बिहार और झारखंड भी हमारा बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे हमने ऐसे इसको ऐसे लगा दिया, तो हमारा उत्तराखंड भी बन गया, ठीक है। तो 10 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब फाइनल टचेस देने हैं हमको। फाइनल 11वां स्टेप है, इससे हम लोग कंप्लीट कर देंगे हमारा पूरा मैप। इस वाले पॉइंट से हमने जोड़ दिया ये वाला पॉइंट, और यहां से हमने इस वाले पॉइंट पे ऐसे जोड़ दिया। तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सारा बनके तैयार होगा। ये पूरे 28 स्टेट्स हमारे बनके तैयार है। एस को आप कम से कम 10 बार ये प्रोसेस फॉलो कर दीजिए, ठीक है ना। इस एरिया को 10 बार देखिए, 10 बार इसको फॉलो कर दीजिए। 10 बार आप ये प्रोसीजर फॉलो कर देंगे ना, तो बिल्कुल आपके हाथ में एकदम मक्खन की तरफ इंडिया मैप बनेगा। मेरी गारंटी है 30 सेकंड के अंदर इंडिया मैप बना सकते हो आप। 10 बार बस इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आई होप ये आप कर लेंगे। ये करने के बाद आपको ये बताना इजी है कि आपसे पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश के आसपास कितने स्टेट्स हैं, तो आप बोलो कोई नहीं, एक आपका यूपी है यहाँ पे, एक आपका देखो राजस्थान है, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है, चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, 5वें नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। तो 5 स्टेट्स आपको टच करते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्टेट आपसे पूछे तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तेलंगाना बताइए, तेलंगाना, तेलंगाना को कौन टच करता है। तेलंगाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, अगर आप ये मैप नहीं बना पाएंगे तो तेलंगाना का नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। तेलंगाना का देखिए महाराष्ट्र टच करता है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ टच करता है, उड़ीसा टच नहीं करता। तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे आपका कर्नाटका। तो ये 4 स्टेट्स आपके टच करते हैं किसको, तेलंगाना को। इस तरीके से इंडिया का मैप अगर बनाना आप सीख लेंगे 30 सेकंड लगा के, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे मैप बनाइए और आंसर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात हम लोग करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। तो फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हिमालयाज की। हिमालयाज आपके माउंटेन रीजन होते हैं, काफी अनस्टेबल भी होते हैं, काफी अनस्टेबल होते हैं। हिमालय राइज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके राइज कर रहे हैं, उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपके जियोमॉर्फिक जो मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से हिमाचल के जो हाइट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद हम लोग प्लेन्स भी देखेंगे, ठीक है ना। प्लेन्स प्लेन्स देखेंगे, हिमालय प्लेन्स, ये सारे जो है हिमालय ले लीजिए या प्लेन्स ले लीजिए, ये आपके रिसेंट है, काफी नए हैं, ठीक है, काफी नए फीचर्स है, ठीक है। लेकिन इनसे भी पुराने फीचर्स की अगर बात करें तो प्लेट्यूज की बात करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे। ये आपके सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स होंगे, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स आपके प्लेट्यूज होंगे। इसमें अलग अलग रॉक्स आपके पाए जाएंगे, ठीक है। रॉक्स आपके मतलब कुछ भी रॉक्स हो सकते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं आपके इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कई सारे डिविजन हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे जो फिजियोलॉजिकल डिविजन है, देयर आर 6 फिजियोलॉजिकल डिविजन। फिजियोलॉजिकल डिविजन आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हमने बात करी हिमालयाज की, हिमालयाज के बाद हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम लोग डेजर्ट की, और 5वें नंबर पे बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स की। और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम लोग आइलैंड की। आइलैंड की बहुत सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ये ग्रेनाइट से बना होता है, ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट स्टोन से सबसे ज्यादा बना हुआ है। हिमालय की लेंथ की बात करें तो करीबन 2400 किलोमीटर का लेंथ है आपका टोटल। हिमालय जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका 2400 किलोमीटर की पूरी इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, इसके वेस्ट साइड और ईस्ट साइड की बात करें तो जो आपका ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड जो इस तरफ वाला रीजन है, ईस्टर्न साइड ये हायर है, ठीक है। और वेस्टर्न साइड आपका देखा जाए तो कंपैरेटिवली लोअर है, ठीक है। तो ये देखते हैं, और ये आर्क बनाता है, इस तरीके का आर्क बनाता है, ठीक है। इस तरीके का आर्क आपका फॉर्म करता है। वेस्ट लोअर होता है, ईस्टर्न आपका
हायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी विड्थ की अगर बात करें तो जैसे ये हिमालय है, तो आपके वेस्टर्न साइड पे ना थोड़ा इसकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है, और ईस्टर्न साइड पे आपकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है। तो विड्थ की बात करें तो ऑन एन एवरेज विड्थ आपका 4000 किलोमीटर, सॉरी 4000 कह रहा हूँ, 400 किलोमीटर के आसपास आपका विड्थ है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में आपका विड्थ थोड़ा सा 150 किलोमीटर है, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में करीबन 150 किलोमीटर के आसपास आपका विड्थ रहता है। और एवरेज हाइट हिमालयाज की करीबन 6000 मीटर के आसपास की है, यानी कि करीबन 6 किलोमीटर आपकी एवरेज हाइट है, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय की बात। अच्छा, हिमालय की और भी कुछ बात कर लेते हैं। हिमालय की बात करें तो एवरेज हाइट हमने देखा। अच्छा, इसको तीन पार्ट में हम तोड़ भी सकते हैं ना। एक होता है ग्रेटर हिमालय, या उसको इनर हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालय। और तीसरे नंबर पे आपका होता है आउटर हिमालय, या फिर आउटर हिमालय, या इसको शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका है हिमाद्री, हिमाद्री। इसके बाद लेसर हिमालय है, इसको हिमाचल कहेंगे, हिमाचल कहेंगे। तीसरे नंबर पे आप कहेंगे शिवालिक। इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। पहले हिमाद्री है, फिर आपका हिमाचल है, फिर आपका शिवालिक, ठीक है। तो ये जो 6000 मीटर की जो हाइट बताई गई है, ये हिमाद्री की हाइट है, एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट का करीबन आपके 600 मीटर 6000 मीटर है। हिमाचल की हाइट थोड़ी सी आपकी कम देखने को मिलती है, करीबन 3.5 से 4.5, 3,500 या 4,500, इनके बीच की हाइट देखने को मिलेगा आपको हिमाचल हिमाचल में, ठीक है। और एवरेज विड्थ हिमाचल की करीबन 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ भी है, ठीक है। हिमाचल में और भी कई रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंजेस, जैसे कि आपका पीर पंजाल है, पीर पंजाल, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग बाद में। फिर अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पीर पंजाल सबसे लॉन्गेस्ट भी है, दिस इज द लॉन्गेस्ट। पीर पंजाल के बाद हम लोग बात करते हैं आपका धौलाधार है, धौलाधार और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत ये आपके हिमाचल का पार्ट है। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का भी विड्थ आपका करीबन 10 से 50 किलोमीटर के आसपास का विड्थ है, ठीक है। और हाइट इसकी आपकी 900 से लेके 1100 के आसपास, 1100 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट है शिवालिक की, ठीक है। तो शिवालिक में ही आपके पाए जाते हैं क्या, इसको थोड़ा ये इधर लिख रहा हूं मैं, दून पाए जाते हैं, दून, ठीक है। जैसे देहरादून हो गया, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया, ये सारे जो है दीज आर डिफरेंट दून विच आर प्रेजेंट इन द शिवालिक। अच्छा, तो ये वाली बात हो गई। और इसके डिविजन्स की बात करें तो इसके अगर डिविजन्स की बात करें तो इसमें रिवर्स बहते हैं आपके। देखिए, यहाँ पे बहता है इंडस रिवर, यहाँ पे इंडस रिवर बहेगा। इंडस के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सतलुज नदी बहती है, ठीक है। तो इंडस और सतलुज के बीच वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे पंजाब हिमालयाज या कश्मीर हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज या पंजाब हिमालयाज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नेपाल के किनारे से नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी, काली नदी, काली रिवर। तो काली रिवर और सतलुज के बीच वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कुमाऊं रीजन, ठीक है। उत्तराखंड वाला रीजन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। ये काली हो गई। अब यहाँ पे एक नदी आ जाती है सिक्किम से, इसका नाम है तीस्ता, तीस्ता नदी। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी के बाद यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ऐसे एंटर करती है, आसाम से होती हुई आती है, ठीक है, ऐसे करके गंगा से मिलती है, यहाँ पे गिर जाती है। तो आपका ये जो तीस्ता से लेके आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ एंटर करती है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, तो दिहंग नदी कह सकते हो आप, ठीक है, दिहंग नदी। तो यहाँ तक का जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालयाज, असम हिमालयाज। तो ये सारे डिविजन हो गए हमारे वेस्ट से ईस्ट के डिविजन ऑफ हिमालयाज। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा नॉर्मल प्लेन्स की, ठीक है, प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स आखिर होते क्या है, देखिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब माउंटेन से मान लीजिए एक नदी ऐसे, ये आपका माउंटेन है, ठीक है ना, शेड कर दिया हमने,
यहाँ से नदी चली आ रही है, बहती बहती आ रही है, ठीक है, बहती है, उसके बाद पहाड़ से नीचे उतर गई, तो आ गई यहाँ पे फिर प्लेन एरिया में आ गई, ठीक है। अच्छा, प्लेन एरिया में आती है, नदी की एक धारा नहीं होती, कई सारी धाराएं ऐसे निकलती है, ठीक है ना, नदी कई सारी धाराएं ऐसे निकल रही हैं, हर जगह से निकल रही हैं, ठीक है, हर जगह से आपकी ऐसे नदी की धाराएं निकल रही है, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज बोला जाएगा। अब ये नदी आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे आपका आ गया सी, यहाँ पे आ गया आपका सी, दिस इज सी। तो सी पर आके पहुंचते पहुंचते भी आपके कई सारे छोटी छोटी धाराओं में से बढ़ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये आपका पूरा नदी का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, नदी के लाइफ साइकिल के बीच में ये प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्लेन एरिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैप में अगर मैं देखूं तो मैप में आप देखेंगे यहाँ पे आपका शिवालिक है ना, यहाँ पे आपको शिवालिक देखने को मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से फिर शिवालिक के नीचे से ऐसे नदी निकल रही है, यहाँ से पहाड़ के नीचे से कहीं ना कहीं नदी निकलेगी, यहाँ नदी निकलेगी, तो ये सब नदियां यहाँ से पहाड़ से नीचे उतर रही है। तो पहाड़ से नीचे उतरती है, तो ये मान लेते हैं अगर हमारा शिवालिक है, सपोज दिस इज शिवालिक, शिवालिक के नीचे ऐसे नदी आ रही है, तो ये पहला रीजन आपका पड़ता है जिसको हम लोग नाम देते हैं भाबर, ठीक है, भाबर नाम देते हैं। यहाँ पे आपका करीबन 8 से 16 किलोमीटर के आसपास, 8 से 16 किलोमीटर का जो रीजन होता है, यहाँ पे आपके पेबल्स पाए जाते हैं, कंकड़, और इन कंकड़ों के नीचे नदी रहती है, तो नदी आपकी डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे आपका नदी दिखाई नहीं देता भाबर में, ठीक है, और काफी कंकड़ पत्थर होता है। उसके बाद भाबर का रीजन जब खत्म हो जाता है, कंकड़ पत्थर वाला रीजन, फिर ये बाहर निकलती है और आपका स्वैम्पी रीजन बनाती है, स्वाम्पी रीजन, ठीक है, स्वाम्पी रीजन, ठीक है, दलदली क्षेत्र कह सकते हैं आप। यहाँ पे आपके कई काफी फॉरेस्ट मिलेगा आपको, काफी वाइल्ड लाइफ मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस एरिया में मिलती है, काफी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिलता है स्वाम्पी रीजन में। इसको बोलते हैं तराई का रीजन, TERAI, तराई। तराई रीजन के बाद हमारी नदी और आगे निकलती है, और फिर आपका रीजन आता है जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ ओल्ड एलुवियम, ऑल्सो कॉल्ड एज भांगर, भांगर, ठीक है, ओल्ड एलुवियम, एलुवियम। ये जो नदी जब चलती जाती है अपने आसपास के रीजन में ना, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती जाती है, जिसको एलुवियम बोलते हैं ना, एलुवियम डिपॉजिट करती जाती है, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती जाती है, जो काफी फर्टाइल होती है, ठीक है। तो जो पुराना एलुवियम है, मतलब कई सालों पहले जो जमा हुआ होगा, वो होगा भांगर, और उसका बिल्कुल नदी के थोड़ा सा दूर होता है भांगर एरिया, ठीक है। ये आपके पुरानी नदी पहले यहाँ जमा करती थी, ठीक है। अभी जो नया एलुवियम जमा हुआ है, वो आपके उसका जो रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं खादर रीजन, खादर रीजन, या आपका न्यू एलुवियम, ठीक है। हर साल ये बनता रहता है खादर, खादर जब पुराना हो जाता है तो भांगर बन जाता है, फिर नया खादर बनता है। तो ओल्ड एलुविलियम इज भांगर और न्यू एलुवियम इज खादर। तो ये हमें पता चल गया भाबर, तेराई, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा मैप पे चलते हैं। मैप पे चलने से पहले बात करते हैं हम लोग 3 रिवर्स की, ठीक है ना। एक है आपका गंगा नदी, दूसरा आपका है इंडस नदी, इंडस रिवर, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आपके माउंटेन रीजन से ये मेन 3 नदियां निकलती है, और इन्हीं 3 नदियों की फिर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती है, जो इंडिया में हमको देखने को मिलता है। तो ये तीन मेन नदियां हैं, और इन्हीं का जो प्लेन एरिया है उसी को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। इन 3 एरिया या इनके ट्रिब्यूटरीज का जो प्लेन एरिया है, वो सारा प्लेन एरिया हम लोगों का नॉर्दर्न प्लेन एरिया बनता है, ठीक है। मैप पे देखेंगे अभी इसको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले इंडस नदी की बात यहाँ पे कर लेते हैं। भाई इंडस यहाँ से ऐसे आती है, तो इंडस नदी, अब ये एग्जैक्ट थोड़ा हम लोग नदियों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो इंडस नदी यहाँ से ऐसे एंटर करती है, ठीक है, फिर आप चली जाती है आगे, ठीक है। इंडस के बाद इंडस, ठीक है, इंडस के बाद अगली नदी इसके नीचे जो है दैट इज झेलम। तो अभी अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ मैं, तो ये झेलम आपका कुछ इस तरीके से आती है और फिर ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये आपका झेलम नदी है, ये आपका इंडस नदी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी हुई, ठीक है। इंडस फिर आपका यहाँ जाके गिर जाता है। अच्छा, इंडस हो गया, झेलम हो गया, झेलम के बाद आपका आता है चनाब नदी, ठीक है। चनाब नदी यहीं से कहीं से निकलती है, ठीक है। ये आपका
चनाब नदी हो गया, ठीक है, ये चनाब नदी हो गया। चनाब के बाद आपका रावी नदी और सतलज नदी हो गया। रावी और सतलज नदी आपका फिर निकलती है, रावी और फिर सतलज, ये अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ मैं ना, ठीक है ना। तो ये रावी नदी और ये सतलज नदी हो गया। तो इनके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं दोआब, दो नदियों के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडस और झेलम। इंडस और झेलम के बीच का जो ये वाला रीजन है, अगेन ये अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ, ठीक है ना, अभी प्रॉपर रिवर का मैप नहीं है, ये अंदाजे से बनाया मैंने, तो गलत सही हो सकता है। तो दोआब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या होता है, ठीक है ना। इंडस और झेलम के बीच का जो दोआब होता है, यहाँ तो भर भर के एलुवियम सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा होगा, एलुवियम सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा होगा, मतलब फर्टिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सिंध सागर दोआब, सिंध सागर, ठीक है, सिंधु नदी बोलते हैं ना इंडस को। तो सिंध सागर दोआब इस इंडस और झेलम के बीच का, झेलम और रावी के बीच का, झेलम और रावी के बीच का, इसको बोलते हैं छज। नहीं नहीं, झेलम झेलम और रावी ना, तो ये झेलम रावी क्यों होगा, झेलम और चनाब होगा ना, झेलम और चनाब के बीच का रीजन, सॉरी, झेलम और चनाब के बीच का रीजन को बोलते हैं छज, छज या जच। तो जे से झेलम और सी से चनाब, तो जच हो गया, सी पहले कर दीजिए तो छज हो गया, ठीक है। उसके बाद चनाब और रावी के जो दोआब है, चनाब और रावी के दोआब जो है, चनाब रावी के दोआब को बोलते हैं रचना दोआब, ठीक है, ये चनाब रावी हो गया। फिर रावी और सतलुज के को बोलते हैं बिस्त दोआब, रावी और सतलुज को बोल दिया बिस्त, ठीक है। तो रावी और सतलुज, रावी और सॉरी, ब्यास और सतलुज, अरे क्या कर रहा हूं मैं, चेनाब और रावी का रचना हो गया ना, चेनाब और रावी का आपका रचना हो गया। रचना के बाद एक नदी तो यहाँ पे और निकलती है ना, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी। तो आर, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास आपका बिस्त दोआब बन जाता है, ठीक है। अच्छा, रावी और बिस्त, रावी और ब्यास, फिर आपका ब्यास और सतलुज, ठीक है, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज आपका क्या बनाता है, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज बनाता है। रावी और ब्यास बनाता है बारी, रावी और ब्यास बनाता है बारी, और ब्यास और सतलुज बनाता है बिस्त। नाम से हम लोगों को आइडिया लग जाता है, दोनों नदियों के नाम का एकदम मिक्सचर बना दिया है ना। जैसे कि ये सिंध सागर तो ठीक है। अच्छा, झेलम और चनाब, झेलम और चनाब के बीच में जे और सी है ना, छज हो गया। तो चनाब और रावी, तो चनाब और रावी, सी और आर, तो रचना हो गया ना, रचना हो गया। उसके बाद बी और आर, बारी। उसके बाद आपका ब्यास और सतलुज हो गया बिस, बी और एस, बिस। तो नाम से ही हम लोग को दोआब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे दोआब है आपके इंडस नदी के। तो इंडस नदी के दोआब के बारे में हम लोग को समझ में आया। अच्छा, उसके बाद निकलती है हमारी गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी निकलेगी यहाँ से, ठीक है। गंगा नदी ऐसे होते हुए, बिहार होते हुए ऐसे बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पंजाब प्लेन। क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन। आपके इंडस और गंगा के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब प्लेन, ठीक है। गंगा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सा प्लेन बनाती है, तो ये आपका गंगा प्लेन बनाती है। ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये आपका बिहार यूपी वाला, ये आपका गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन, गंगा के आसपास वाला रीजन, राइट। तो गंगा प्लेन बनाती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आया, यहाँ जुड़ गया। तो ये ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, इसको हम लोग बोलेंगे आसाम प्लेन, इसको बोलेंगे हम लोग आसाम प्लेन। आसाम प्लेन, गंगा प्लेन और पंजाब प्लेन, ये तीन आपके प्ले पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन हो गए, ठीक है। ये थोड़ा हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा ऑफ प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। अगला जो पार्ट है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थर्ड पार्ट, थर्ड डिवीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, नर्मदा नदी जाती है, नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपका हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा नदी के नीचे वाला कोस्ट को छोड़ देंगे अगर, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये दो पार्ट हो गए, तो ये आपका थर्ड हो गया। तो डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं ना। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट। अच्छा, ये कहां से बना हुआ है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद उस वाले पार्ट से टूट गया, टूट के फिर आपका यूरोप से आके लग जाता है और आपका इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन बना देता है।
तो सबसे पुराना पोर्शन आपका ये यही वाला रीजन है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। सो अब और कुछ बात कर लेते हैं, बात करते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन्स की। लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। देखिए कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए गुजरात से ऐसा महाराष्ट्र, गोवा, ये सब इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। उसके बाद आपका जो कर्स को कर्नाटक वाले रीजन को इसको बोलते हैं हम लोग, गोवा वाला भी आपका कोंकण में आ गया, कर्नाटक वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। और फिर आपका केरला वाले कोस्ट को बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट, ठीक है। अच्छा, मालाबार कोस्ट के बगल में आपके लक्षद्वीप आइलैंड से भी बात करेंगे इसकी। कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न सरकार है आपकी, ये रीजन आपका नॉर्दर्न सरकार है, उड़ीसा और थोड़ा आंध्र प्रदेश वाला रीजन, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला पूरा रीजन है, ये है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब बात हो गई कोस्ट की। तो कई सारे रिवर्स वगैरह यहाँ पे बहते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब रिवर्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है मालाबार कोस्ट के साइड में। तो लक्षद्वीप आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड से, कोरल कोरल आइलैंड्स आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स आपके हैं, मालाबार कोस्ट के पास है, मालाबार कोस्ट के पास इसका इनका जो पुराना नाम है इसको बोलते हैं लकी दीवी, लक्के दीवी, मिनिकॉय एंड अमीनी दीवी, अमीन दीवी, अमीन दीवी, मिनिकॉय, लकी दीवी। तो ये लक्षद्वीप का पुराना नाम है, छोटा सा आइलैंड है, करीबन 32 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा आइलैंड है, ठीक है। इसको इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था 1973 में, नाम बदल दिया गया था इसका, लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो यहाँ इसका कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है कवरत्ती, कवरत्ती इसके कैपिटल का नाम है। और इसमें बर्ड सेंचुरी है, इसका नाम है पिट्टी बर्ड सेंचुरी, पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी इसके यहाँ पे एक है, ठीक है। ये तो आइलैंड हो गया। अच्छा, बात करते हैं अंडमान निकोबार के आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके ये है सबमरीन माउंटेन्स। क्या होता है, ये सी के अंदर जब माउंटेन बड़ा बन जाता है तो पूरा माउंटेन सी के अंदर है, लेकिन आपको आइलैंड वाला पोर्शन जो बाहर निकला वो पोर्शन है, इसको हम लोग आइलैंड बोल देते हैं। इस प्रकार के सबमर्ज्ड माउंटेन्स आपके ये आइलैंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, एक प्रकार का आपका माउंटेन रेंज ही है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये हमने कोरल आइलैंड बात कर ली, आइलैंड्स की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आखिरी बचा है हमारा छठा, ठीक है। छठा इज ये अरावली है हमारा, अरावली ऐसा गुजरात से दिल्ली तक ऐसा खींच दीजिए। इसके वेस्टर्न साइड पे ये आपका डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन है। तो इस डेजर्ट रीजन में का सबसे बड़ा जो आपका रिवर है वो लूनी नदी है। लूनी नदी आपकी डेजर्ट की सबसे बड़ा, केवल एक सबसे बड़ा लार्ज नदी, एकमात्र लार्ज नदी जो है डेजर्ट एरिया में वो है लूनी नदी, ठीक है। रेनफॉल काफी कम होता है, 150 mm प्रति ईयर से कम रेनफॉल देखने को मिलेगा आपको। यह इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपके ड्यून्स देखने को मिलते हैं। देखिए इस प्रकार के ड्यून्स को बोलते हैं बारकन ड्यून। और इस प्रकार के जो आपके ऐसे फरो बन जाते हैं बीच में, दोनों तरफ टीले हैं, साइड में एक फरो सा बना हुआ है, इसको नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मोस्टली आपका बारकन ड्यून्स देखने को मिलता है, लेकिन आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर रीजन्स में आपका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने समाप्त कर दिया इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में, जितने भी हमारे 6 डिविजन्स हैं उनको प्रॉपर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज केवल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।